बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे साथ राकेश शुक्ला जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर जी, सारे मेहमान हमारे साथ हैं। और आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि गाजा पर ट्रंप ने जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, इसका मेंबर बनने के लिए वो दुनिया भर को न्योता भेजना, और भारत को भी न्योता भेजा है उन्होंने। नरेंद्र मोदी को इसके लिए न्योता भेजा है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने इसकी जानकारी दी है। एक लेटर उन्होंने पोस्ट किया है। His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of Republic of India, New Delhi. Dear Mr. Prime Minister, it is my great honor to invite you as Prime Minister of Republic of India to join me in a critically historic and magnificent effort to solidify peace in the Middle East and at the same time to embark on a bold new approach to resolve global conflict. अब ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है? ये बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान इन्होंने किया था गाजा के लिए कि गाजा में जो पीस प्लान बनाया उसके अलग अलग चरण होंगे और उसके बाद जब सारी शांति हो जाएगी तो उसको गवर्न करने के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस बनेगा। उसमें कई देश होंगे और वो फिर आगे गाजा में शांति कायम रहे, गाजा का रीडेवलपमेंट हो, इन्वेस्टमेंट आए, जो बिल्कुल बर्बाद हो गया है, उजाड़ हो गया, उसको दोबारा बसाया जाए। ये काम इस बोर्ड ऑफ पीस का था। डोनाल्ड ट्रंप इसको अब नेक्स्ट लेवल ले गए। डोनाल्ड ट्रंप ये जो चिट्ठियां बांट रहे हैं, जो न्योते बांट रहे हैं, आपको क्या मालूम है, जब कोई इलेक्शन होता है, अमेरिका में परिपाटी ज़्यादा है, हमारे यहाँ कम है। इलेक्शन में जब किसी को डोनेशन लेनी होती है किसी से, तो एक डिनर रखा जाता है और डिनर जो है वो फ्री नहीं होता, डिनर की फीस होती है और वो फीस होती है लाखों डॉलरों में। तो यही काम उन्होंने इस न्योते के साथ कर दिया। इस न्योते की फीस है $1 बिलियन, $1 बिलियन। वो कर क्या रहे हैं? उन्होंने कहा अच्छा मैं बोर्ड ऑफ पीस तो बना रहा हूँ, ये यूएन तो कुछ कर नहीं पाता, और यूएन में वैसे भी बहुत सारी एजेंसीज से वो बाहर चले गए, WTO के बाहर हो गए, WHO के बाहर हो गए। तो उन्होंने कहा एक नया यूएन बनाते हैं। तो उनको ये आइडिया नया आया कि बोर्ड ऑफ पीस को यूएन ही बना दो नया। तो अब वो ये जो इन्विटेशन दे रहे हैं, उनका मानना ये है कि दुनिया भर में जहां भी लड़ाई झगड़ा होगा, जो वेनेजुएला में हुआ, जो ईरान में हो रहा है, या जो गाजा में हो रहा है, या इंडिया पाकिस्तान का भी वो तो उसका हवाला वो भी दे सकते हैं, कि दुनिया में कहीं भी अशांति होगी तो ये बोर्ड ऑफ पीस जो है ये वहां जाकर के काम करेगा, या इसके नेता मिलकर उसको रिजॉल्व करेंगे। तो एक नए यूएन को वो बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इसकी फीस भी रखी हुई है। सवाल यह कि इसमें भारत क्या करेगा? खबरें अभी तक जो आई हैं उसके मुताबिक जी ये बोर्ड ऑफ पीस जिस गाजा इजराइल के लिए बना था, वो इजराइल उनसे बहुत सख्त नाराज है कि ये क्या तमाशा बना के रख दिया है आपने। कनाडा ने साफ मना कर दिया कि $1 बिलियन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हमारी परिस्थिति थोड़ी दूसरी है। हम ट्रंप साहब को जो है ना खुलकर बहुत जवाब देते हैं, ना उनके दबाव में आते हैं। अब ये एक ऐसा प्रपोजल है जिसको सीधे सीधे ठुकराना भी मुश्किल हो सकता है, और जिसको एक्सेप्ट करना तो वो ये होगा कि ये तो ट्रंप एक राजा की तरह उन्होंने एक नया फरमान निकाल दिया और उसमें उनके साथ आप जाकर के जुड़ जाइए। तो ये भी करना उतना आसान नहीं होने वाला सर। इससे अच्छा तो ना ही देते, हमको नहीं होता। नहीं, लेकिन यदि इतना ही पीस बोर्ड बनाना है तो वो यूनाइटेड नेशंस में क्या परेशानी थी? वहाँ से पहले निकल कर, वो भी दुकान तो उन्हीं की है एक तरह से कहना चाहिए। उसमें भी अमेरिका की हिस्सेदारी, अमेरिका की बात, अमेरिका की ताकत वो सब दिखाई देती है। लेकिन उनका है कि भाई अपना ही सब कुछ हो, सब अपना हो, मेरा हो, ट्रंप का हो, इसलिए उस पर किया जा रहा है। भारत को न तो मेरे ख्याल से इसकी कोई ज़रूरत अभी लगती है। और ये $100 बिलियन की नहीं है ना, बात है कि क्या कॉन्सेप्ट है, किस पर आप काम कर रहे हैं। और फिर वही बात है, पाकिस्तान भी शांति बोर्ड में है, दुनिया भर के सारे देश भी शांति बोर्ड में हैं, तो भारत को कैसे भूमिका निभानी है? हो सकता है भारत सोचे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच में उसको क्या रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, आज उसकी मौजूदगी भी। आपको लगता है इसका जवाब देना भारत के लिए थोड़ा टेढ़ा मामला है? थोड़ा सा टेढ़ा मामला है, और वो देखेगा कि टेढ़ा नहीं भी हो, लेकिन वो सवाल तो कर सकता है कि भाई इसका क्या मायने हैं, इसका क्या पर्पज है, वो सारी बातें उस पर बहुत डिटेल में बात। सर एक मिनट, ये तस्वीर बीजेपी मुख्यालय से आ रही है, नॉमिनेशन की तस्वीर नितिन नवीन जी के, तो प्रस्तावक होंगे इसमें भी, तो ये बाकी लोग मुझे लगता है प्रस्तावक होंगे। प्रस्तावक है सभी अध्यक्ष। तो वहाँ आपको JP नड्डा जी दिखाई दे रहे हैं, अभी तक वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, किरण रिजिजू जी, सारी अध्यक्ष हैं पुराने। जी हाँ, गडकरी जी दिख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी दिखाई दे रहे हैं, सारे बन सकते थे अध्यक्ष जो बन सकते थे, बनना चाहते थे, सॉरी। तो ये तो नियम है, जो बनना चाहता है और नहीं बन पाता वो प्रस्तावक बनता है। प्रस्तावक, उसी को प्रस्तावक बनाते हैं, प्रस्तावक बनाते हैं। जिसको चीफ मिनिस्टर बनना होता है नहीं बनता तो वही पर्ची उठाता है, वही प्रपोज करता है। एनीवे, ये हो रहा है, अभी की तस्वीर है ये, तो इसमें कोई नया नहीं है, ये होना ही था, कोई सरप्राइज भी नहीं है। लेकिन एक बड़ी घटना है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी और रूलिंग पार्टी को 45 साल का एक युवा अध्यक्ष जो है वो मिलने जा रहा है। क्या कहेंगे शुक्ला जी इस तस्वीर पे? हाँ, आपने सही कहा, एक बड़ी घटना है।
और बड़ी घटना इस लिहाज से भी कि एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में कितना सहजता के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता जा रहा है और एक ही दिन में सारा चुनाव हो जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया को इतने सहज थे कि इतना टाइम लग गया? 3 साल ही तो लगे। देखिए, अच्छे व्यक्ति की तलाश में समय लगता है। तो 3 साल विजय जी कह रहे हैं धीरे से, तो तलाश में समय लगा और जब उपयुक्त व्यक्ति मिल गया तो उसको पहले कार्यकारी बनाया गया और 1 महीने के अंदर अब उनको स्थायी 3 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ये प्रोबेशन था कार्यकारी अध्यक्ष वाला 1 महीने का। अभी आप क्या कहते हैं ये आप जानें, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो सौरभ भाई मुझे लगती है चिंता उन लोगों को बहुत ज़्यादा अब हो रही होगी जो लोग ये मान के चल रहे थे, जैसे 3-4 राज्य ऐसे हैं जहाँ के मुख्यमंत्री जो तय किए गए वो सरकार में वो मंत्री हैं और वो कई बार दिल्ली आके ये बोल चुके थे कि भाई हमें अब राज्य सरकार से हटा दीजिए, चाहे संगठन का काम दे दीजिए। उनको लग रहा था कि एक बेहतर राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा तो हम संगठन को अपने कंधे में लाद के तेज से दौड़ते हुए उसको शीर्ष की तरफ ले जाएंगे। लेकिन अब क्या उनके मन की इच्छा होगी कि वो नितिन नवीन जी के अंडर में काम करें, या जो शीर्ष नेतृत्व है क्या उन सीनियर लोगों को नितिन नवीन जी के अंडर महामंत्री या उपाध्यक्ष का पद देगा? ये एक बड़ी समस्या पैदा हो गई होगी उस वर्ग के बीच में जो संगठन का काम करने की मैं इसमें ये सर सॉरी आप क्योंकि बहुत गंभीर बात कह रहे थे, मेरे मन में छोटा सा सवाल है कि जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं जो जिन्होंने नॉमिनेशन लिया, या दिन भर बैठ के वेट करेंगे कि कोई और नॉमिनेशन आता है कि नहीं आता? 5 बजे तक का जो प्रक्रिया यही है ना, ये दे विल वेट। आज स्क्रूटनी होगी अभी कुछ देर बाद, मतलब 2 से 4 बजे तक शायद ये नॉमिनेशन है, उसके 5 बजे के बाद स्क्रूटनी है और उसके बाद जो है बाकी सारी नाम वापसी भी अभी है, नाम वापसी हो गया आज ही है और नाम वापसी भी हो जाएगा आज ही है, 6 बजे के बाद। कोई नामांकन आया तो नाम वापसी एक प्रक्रिया होती है ना निर्वाचन की। हालांकि ये बहुत तो जल्दी निर्वाचन प्रक्रिया को मतलब इसमें पूरा ही टाइम लगता है। आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक ही दिन में सारा काम कम से कम 3 दिन का समय रहता है। ये एक्सपेक्टेड है कि एक ही नॉमिनेशन होगा, तो वो बीजेपी में कभी चुनाव तो हुआ नहीं ना, हुआ कभी इलेक्शन? नहीं, कभी नहीं, कभी इलेक्शन नहीं हुआ। ठीक, लेकिन इसमें एक सहजता ये है कि आप सोचिए 5-5, 4-4 पूर्व अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद हैं और उनसे सबसे वो जूनियर 4 अध्यक्ष दिख रहे हैं एक फ्रेम में, कम से कम 4 अध्यक्ष, गडकरी जी, है कि वो अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, राजनाथ जी, तो वो सारे लोग हैं। तो ये भी एक सहज व्यवस्था होती है कि सिस्टम में बहुत काम। बार तो ऐसा हुआ ही है ना कि बीजेपी के अध्यक्ष जो हुए हैं वो बहुत सारे सीनियर नेताओं से जूनियर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ पार्टी का एक सिस्टम में एक सहजता भी सौरभ है भाई, कि उस तरह से करना कि गोवा में ये होना जब, चाहिए। और ये बार बार हम चिंता करते हैं। आप सोचिए प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, जब आए थे 2014 में तो उनको तो पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस ही नहीं था, पहली बार लोकसभा में आए थे और जितने लोग कैबिनेट में थे वो उनसे बहुत सीनियर रहे, लेकिन वो सहज रहा ना। तो वहां पर एक ये व्यवस्था भी है कि जो व्यवस्था हो जाए उसे मान लें। जैसे संघ में तो कहा ही जाता है कि सूचना है तो फिर नहीं, लेकिन सर वो सोचना मतलब जब वो आए थे तो वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी हस्ती थे, बहुत बड़ा ऑरा था उनका। यहाँ बैठे हुए थे वो भी बहुत बड़े लोग बैठे हुए थे। अब मुझे लगता है नितिन नवीन जी से कंपेयर नहीं कर सकते नवीन से नहीं, मैं नितिन नवीन के नितिन पार्टी की व्यवस्था में कह रहा वो हूं। ठीक है, बट नितिन नवीन इज वाज अ टोटल सरप्राइज, किसी बहुत बड़ा सरप्राइज जैसे था। नितिन गडकरी जब हुए थे हाँ। तो भी उनसे बहुत सीनियर लोग आसपास थे जब उनका नाम अनाउंस हुआ था, तो बहुत सीनियर लोग थे। लेकिन नितिन गडकरी और नितिन नवीन की भी तुलना नहीं की जा सकती। नहीं, ठीक वो है। ठीक है, अब अब तो आप नहीं कुछ की बोल जा रहे हैं, इस पर सकती, फिर मैं तब आगे जब बढ़ता हूं जरा। हुए थे तब मुझे लगता है नितिन नवीन का अध्यक्ष बनना तय है, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या वो अध्यक्ष के रूप में कितने मतलब किस तरीके से वो एक क्या अपनी भूमिका निभा पाते हैं, या फिर उसी तरीके से होता है कि भाई फैसला तो कहीं और से हो रहा। नितिन नवीन क्या उस छवि से बाहर निकल पाएंगे? कई ऐसे मौके आएंगे, अभी चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव है, क्या नितिन नवीन की उसके अंदर क्या भूमिका होती है? अब तो मुझे लग रहा है कुछ 7 दिन के अंदर 7 या 10 दिन के अंदर उनकी राष्ट्रीय टीम भी बनने वाली है, तो टीम बनाने में क्या उनकी भूमिका रहती है? नितिन नवीन इतने युवा है तो क्या राष्ट्रीय टीम में भी सब युवा लोग आएंगे, राष्ट्रीय महासचिव युवा होंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्या नए लोग युवा आएंगे? अब देखने वाली बात होगी जब नितिन नवीन जैसा व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर भारतीय जनता पार्टी बना रही है तो यह तय है कि संगठन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। इंटरेस्टिंग होगा तमाम देखना दिग्गज लोग इनकी बाहर टीम, होंगे, इनकी नए लोग वर्किंग आएंगे। कैसी होती है। ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग होगा, इतनी बड़ी पार्टी में एकदम यंग फेस आ जाना। आगे बढ़ते हैं, हम आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें बता रहे थे। ये जो पीस ऑफ बोर्ड बनाया है इसका भारत जो है वो कैसे जवाब देगा? तो राहुल जी आप बताइए मुझे कि ये इन्होंने हमें फिर मतलब न्योता ना देते तो कोई बात नहीं थी, अब न्योता देके और हमें उल्टा परेशानी में डाल दिया हम क्या? बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो पहले से ही पैसा जुटा रहे हैं कि भाई जो आओ पैसा दो और मेंबरशिप लो, मेंबरशिप क्लब की मेंबरशिप होगी। क्लब की मेंबरशिप कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे भी गुजराती जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं, वो भी बिजनेस में बड़े माहिर माने जाते हैं, तो देखते हैं उसका क्या फैसला। मुझे नहीं लगता कि भारत जो है इस तरह $1 बिलियन देके कोई जो है, हालांकि न्योते में अभी नहीं है $1 बिलियन की बात, लेकिन सब जगह छप चुका है कि वो उसके लिए $1 बिलियन मांगेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे व्हाइट हाउस ने भी क्लैरिटी नहीं की है कि क्या $1 बिलियन इसकी मेंबरशिप होगी, लेकिन
ये बातें कई जगह से उभर के आई हैं कि इसमें पैसा लिया जाएगा मेंबरशिप का। पैरेलल सिस्टम खड़ा कर रहे हैं ना, तो उसके लिए ये भी एक्चुअली है यस, UN इट इज अ का पैरेलल सिस्टम टू यूएन। ये समझना चाहिए इसको। अब मैं आपको बता रहा था कि इजराइल इससे सख्त नाराज है। इजराइल इस बात से भी नाराज है कि जो गाजा के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया है वो इस बोर्ड ऑफ पीस के नीचे काम करेगा। उसमें कतर और तुर्की को रख दिया। वो कहता है कतर और तुर्की तो सबसे बड़े समर्थक हमास के हैं, ये इनको आप ये बोर्ड ऑफ पीस में शामिल करने जा रहे हो, जिनकी वजह से मेरे को लड़ाई लड़नी पड़ रही है। दूसरा एक बड़ी बात छपी हुई है, क्योंकि हमने कल आपको डिटेल में बताया था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने इस वक्त धक्का नहीं दे दिया। यूरोप के सारे देश अलग हो गए, कनाडा की प्रॉब्लम बनी हुई है। इजराइल के बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि इसको भी प्रॉब्लम हो जाएगी अमेरिका से। इजराइल ने अपनी सख्त नाराजगी जताई है कि ये जितने लोग आप इसमें शामिल कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है और हमसे बिना पूछे ये सारे फैसले हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑफ इजराइल के ऑफिशियल अकाउंट से एक्स पर ये पोस्ट किया गया, कल आपने वो देखा था। अब अमेरिका से इसका जवाब आया है कुछ ऑफिशियल्स के जरिए, जो वेस्टर्न अखबारों में छपा हुआ है। उसमें वो कहते हैं दिस इज आवर शो नॉट नेतन्याहू शो। गाजा में जो किया हमने किया, नेतन्याहू ने नहीं किया। नेतन्याहू तो लड़ता रहता, कब तक लड़ना था? हमने शांति कराई वहां पर, हम हथियार डलवा रहे हैं हमास के, तो अब जो वहां करना है वो हम तय करेंगे। ये जो दादागिरी है ये अब इजराइल के साथ भी ट्रंप जो है वो दिखाने लगे हैं, ये बड़ी बात है। और ईरान को लेकर उनका एक स्टेटमेंट अभी आया है। ईरान में से भी कल से बहुत सारे प्रदर्शनकारियों के बयान छप रहे हैं, आ रहे हैं कि तो हमको धोखा दे दिया, हमसे कहा लड़ते रहो, गोलियों के सामने खड़े रहो, हेल्प इज कमिंग, और हेल्प आई नहीं, और बाद में कह दिया कि देखा मैंने तो मारकाट रुकवा दी। तो उस वहां भी बहुत नाराजगी हो गई है ट्रंप को लेकर। लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि खामेनेई को सत्ता से जाना पड़ेगा। अब ईरान को एक नए लीडर की जरूरत है। जरूरत तो है, लेकिन आप क्या करेंगे उसके लिए? सवाल तो ये है। आप तो वादा करके पीछे हट गए। ये इन्होंने एक पॉलिटिको मैगजीन को इंटरव्यू में ये कहा है कि जो वहां पर आयतुल्लाह हैं वो बहुत खराब आदमी हैं और उनकी जगह पे नई लीडरशिप जो है वो आनी चाहिए। मैंने आपको बता, एक इनके सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, बहुत सीनियर आदमी हैं अमेरिका में, काफ़ी चलती है उनकी। जब मोसाद के चीफ 2 रोज़ पहले 3 रोज़ पहले अमेरिका गए, मोसाद स्पाई एजेंसी जो इजराइल की है, तो वो इन लिंडसे ग्राहम से भी जाके मिले और ये इस बात के सख्त वकालत कर रहे हैं लिंडसे ग्राहम कि आप हमला कीजिए ईरान पर, और अगर ये अरब देश आपको रोक रहे हैं हमला करने से तो इनसे भी दोस्ती तोड़िए, लेकिन ईरान पर हमला करो, ये वो चाहते हैं। और फिर उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा दिस इज अ रिलीजियस वॉर, ये एक धर्म युद्ध है। सुनती है। This is a religious war. Who wins it at the end of the day? Do the radical Islamic terrorists who want to kill all the Jews because God told them to? Who want to kill me because I'm an infidel? Who want to purify Islam, to reject moderation and make everybody a jihadist? This is a big deal. I'll deal with Section 230. So what we're facing right now is a moment of decision that will set the course of the future of the Mideast for 1,000 years. कह रहे हैं 1000 साल के लिए आगे का जो है दिशा जो है यहां से तय होगी कि आज अमेरिका क्या करेगा। और एक ये धर्म युद्ध है, एक रिलीजियस वॉर है। और अंदर खाने ट्रंप इस बात को मानते हैं, क्योंकि उनके ऐसे स्टेटमेंट्स पहले आ चुके हैं कि वो मानते हैं कि ये जो उनके खिलाफ जो ईरान और ऐसे देशों की लड़ाई है, उनकी तरफ से वो मजहब की लड़ाई ही है, अमेरिका के खिलाफ वो धर्म युद्ध ही है, तो इसको इसी तरीके से लड़ना पड़ेगा। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए क्या है कि सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर ट्रंप विश्व सरपंच क्यों बनना चाहते हैं। सबसे मूल सवाल ये है। वो इसलिए क्योंकि 3 घटनाएं हैं जिसमें वो सीज फायर का श्रेय लेना चाहते थे, लेकिन वो नहीं ले पाए। सिंदूर, उन्होंने कहा सीज फायर हमने कराया, नहीं ले पाए श्रेय। यूक्रेन को वो मना कर रहे हैं कि भाई अब तुम लड़ना बंद कर दो, न रसिया मान रहा न यूक्रेन मान रहा। और इजराइल और गाजा के बीच में भी वो कह रहे हैं कि भाई साहब अब बंद कर दीजिए, वो मानने को तैयार नहीं है। इसलिए उनको ये लगता है कि यदि हम विश्व सरपंच बन जाएंगे तो हम यदि कहीं हमला करेंगे तो वो तो धर्म की लड़ाई होगी, अमेरिका के हित की लड़ाई होगी, लेकिन यदि कोई लड़ेगा तो उस पर अपने ही तरीके से यदि वो सीज फायर करते तो उसका श्रेय लेना मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि शांति संगठन के चेयरमैन हम हैं। अब भारत के साथ जो है, तो सौरभ भाई मुझे लगता है त्रेता युग में सीता हरण के लिए रावण ने मरीच को भेजा था हिरण का, सोने का हिरण बना के। ये जो गाजा का न्योता आया है भारत के लिए वो कुछ इसी टाइप का है। अच्छा, इसमें फंसना नहीं, वो इसलिए इसी टाइप का है कि आप देखिए यदि आप उस न्योते को स्वीकार करते हो तो आज आपका रूस और इजराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध है, चाइना के साथ आपके संबंध सुधर रहे हैं। ऐसी स्थितियों में यदि आप न्योता स्वीकार करते हो, ये तीनों प्रिय मित्र आपके दूर हो जाएंगे। और यदि आप न्योता स्वीकार नहीं करते हो तो आपका दुनिया के अंदर एक अच्छा खासा डेकोरम बना हुआ है कि भारत शांतिप्रिय देश है,
तो ये प्रोपोगंडा तैयार करेंगे ट्रंप कि भारत शांति के पक्ष में नहीं है। तो एक तरफ भारत के लिए कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। ऐसी स्थितियों में खड़ा है भारत की जहां उसको बहुत सोच समझ के निर्णय लेना। मतलब ये एक परेशानी में हम इस वक्त आ गए इस न्योते से। ठीक है साहब, अब ये जो बात हमने ईरान की आपको बताई, ट्रंप क्या करने वाले हैं ये तो कोई नहीं जानता। वो जब बात करते हैं तो पीछे जो है मिसाइल भी लेके खड़े होते हैं। ऐसा ही अभी भी हो रहा है। वैसे उन्होंने कह दिया कि फिलहाल वहाँ पर ऐसे हालात नहीं है ईरान के अंदर कि वहाँ पर कोई लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा हो, वहाँ रुक गया है उन्होंने कहा। लेकिन अमेरिकी सेना की जो घेराबंदी चल रही है ईरान की, वो अभी कोई क्लियर सिग्नल नहीं दे रही कि अब ये मामला डिप्लोमेसी से सुलझेगा या मिसाइलें चलेंगी। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और उनका पूरा फ्लीट, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज बुश, ये अगले 5 दिनों में मिडिल ईस्ट ईरान के आसपास पहुंच जाएंगे। F-15 फाइटर जेट्स के और बेड़े जो हैं वो भी यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। तो ये सब वो क्यों कर रहे हैं? ये तैयारी किस लिए है? अगर उनको हमला नहीं करना और अब डिप्लोमेसी से ही करना है और ईरान में अगर मारकाट रुक गई है। लेकिन फिर ट्रंप ये भी कहते हैं कि खामेनेई को जाना पड़ेगा। तो खामेनेई को जब जाना था, जब वहाँ पर आंदोलन पीक पे था, तब तो ट्रंप साहब घर बैठ गए। अब ये बेड़े भेज के वो क्या करेंगे? और इजराइल जो है वो पहले कहता रहा कि आक्रमण करो, तब आपने नहीं किया। अब आप वहाँ पर जो है अपनी फोर्सेस इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये एक इससे ये समझना भी मुश्किल है कि ईरान को लेकर ट्रंप के मन में क्या है। क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत सारी थ्योरीज इस वक्त चल रही हैं। ये भी थ्योरी है कि जो अमेरिका है वो खमैनी को मारना चाहता है और उसके लिए उसने प्लान बनाया है। तो अगर आप उसको इस संदर्भ में देखें कि ईरान ने जो एक स्टेटमेंट दिया, उसमें उसने कहा कि खमैनी को अगर कुछ होता है तो हम जो है इसे डायरेक्ट वॉर मानेंगे, इसे हम मानेंगे कि ये युद्ध का मतलब आपने एक्ट किया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कोई ऐसा नहीं है कि जो यूएसए है या यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उन्होंने ये छोड़ दिया है कि वो ईरान में जो है किसी तरह की हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो और उसके ऊपर टैरिफ। आप मानते हैं लड़ाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और ये दिक्कत अभी भी बनी हुई है कि जो यूएस है वो क्या करेगा। इस बीच में वो बहुत सारे ट्रंप की तरफ से अजीब अजीब सिग्नल्स जो हैं वो आ रहे हैं। उन्होंने अभी जो है कहा कि जो पीस प्राइज़ को, नोबेल पीस प्राइज़ को लेकर उन्होंने कहा कि क्योंकि आपने मुझे नहीं दिया है और मैचेंडो ने जो मेरे को मेडल दिया था उसको आपने नहीं माना है, तो अब मैं ये मानूंगा कि अगर आप मेरे को नहीं देते हैं तो ये मान के चलिए कि मैं पीस की बात नहीं करूंगा। तो वो तरह तरह के सिग्नल दे रहे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर उन्होंने जिस तरह का सिग्नल दिया, जिस तरह से यूरोप की फोर्सेस जो हैं ग्रीनलैंड में इकट्ठा हो रही हैं, फ्रांस की और जर्मनी की, तो बहुत सारे ऐसे सबको बना लिया ना बैरी अपना उन्होंने। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स दे रहे हैं जिसमें कभी भी कोई भी एक इशू जो है लड़ाई ये यूरोप ग्रीनलैंड वाला मामला आपको बता देता हूं, बात कहां से कहां पहुंच गई है। अभी तक तो जॉइंट स्टेटमेंट आ रहे थे, अब ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप जो है अब और सख्त बात करने लगे हैं। उन्होंने डेनमार्क को सपोर्ट करने वाले देशों पर 10% टैरिफ लगाया। ग्रीनलैंड में फ्रांस के फाइटर जेट्स उड़ते नजर आने लगे। डेनमार्क और फ्रांस के फाइटर जेट ग्रीनलैंड के ऊपर जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये एक साथ उनकी एक्सरसाइज चल रही है। ये ट्रंप को सीधी चुनौती है और यूरोप के देश तो खुल के बोल रहे हैं अब ट्रंप के खिलाफ। ग्रीनलैंड में कई यूरोपीय देशों की सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं। मतलब ट्रंप के लिए यह मिशन वेनेजुएला जैसा तो मामला नहीं है। हालांकि ट्रंप ने ग्रीनलैंड के लिए ऑफर भी दे दिया है, $700 बिलियन का ऑफर दिया है। ये भारी भरकम बोली ट्रंप ने लगाई है और कहा है कि बेच दो ग्रीनलैंड हमको। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं होने जा रहा है कि अमेरिका जो है वो किसी देश को या किसी हिस्से को खरीदने के लिए पैसे देने वाला हो। 1803 में अमेरिका ने लुइसियाना को $15 मिलियन में खरीदा था, उसका स्टेट है आज। 1853 में साउथ एरिजोना और न्यू मैक्सिको को $10 मिलियन में उसने खरीदा। 1867 में उसने अलास्का को खरीदा रशिया से $7.2 मिलियन में। और 1917 में अमेरिका ने डेनमार्क से वर्जिन आइलैंड पहले लिया था। अब डेनमार्क को उसने उस वक्त $25 मिलियन का गोल्ड सोना दिया था। तो उसको लगता है जब ये काम अभी हुए 100 साल पहले तक, तो अब क्यों नहीं हो सकते? और अब क्यों इतना अड़ रहा है यूरोप? ग्रीनलैंड के लिए भी ऑफर दिया था जब ट्रूमैन जो थे वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने $100 मिलियन का ऑफर दिया। गोल्ड का, वो भी गोल्ड का था। नहीं तो ये मामला ये लेन देन से हल हो जाएगा। नहीं, बिकने के लिए अगर तैयार होते तो ट्रंप खरीद लेते। जब स्पष्ट बोल दिया डेनमार्क ने और ग्रीनलैंड के लिए भाई हम बिकने के लिए नहीं है, और कल इतनी बड़ी रैली वहां पर हुई है कि हम बिकने के लिए नहीं है, तो अब ट्रंप अगर दादागिरी से लेना चाहेंगे भाई पैसा लो और मुझे आप दो,
नहीं दोगे तो मैं सेना वहाँ भेजूंगा। और जिस तरीके से वहाँ से 8 नाटो देशों की सेनाएं वहाँ चली गई है, जर्मनी ने हालांकि कदम पीछे खींच लिया, जर्मनी ने अपनी सेना बुला ली जब ट्रम्प ने उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया है, लेकिन जिस तरीके से ब्रिटेन, फ्रांस, फिनलैंड और स्वीडन सब विरोध कर रहे हैं और सबने कहा है कि भाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं, तो मुझे लग रहा है जब वहाँ युद्धाभ्यास एकत्रित होकर वो कर रहे हैं तो ट्रम्प के लिए ठीक नहीं है। और नाटो से आप लड़कर क्या, ट्रम्प नाटो को खत्म करना चाहते हैं, सिर्फ ग्रीनलैंड के लिए दुनिया का पूरा वो व्यवस्था बदलना चाहते हैं, नाटो को खत्म करना चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि कभी ऐसा हो सकता है कि अमेरिका ब्रिटेन के साथ लड़ेगा, अमेरिका जर्मनी के साथ लड़ेगा, अमेरिका नॉर्वे स्वीडन के साथ लड़ेगा, अमेरिका क्या फ्रांस के साथ लड़ेगा, जो उसके सर कल्पना तो किसी ने यही नहीं की थी कि ट्रम्प राष्ट्रपति बनेगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है वो कि जो कर रहा है ट्रम्प लड़ने की स्थिति में नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्रम्प को पता है कि उनके देश में भी उनकी पार्टी जो है बहुत उसका विरोध कर रही है कि स्टेज पर आप बच जाइए कि नाटो ही खत्म हो जाए आपके। लेकिन ये बहुत अच्छा हो रहा है कि यूरोप खड़ा हो रहा है उनके दादागिरी के सामने। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने ये खबर आई है कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन से कहा है कि हमारे पास एक ऐसा क्लॉज है जिसको एक बहुत ताकतवर ट्रेड हथियार माना जा रहा है कि इसको लागू करो। इसको पहले तो ये हुआ कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की ट्रेड डील हो चुकी है, उसमें जो भी अमेरिका का सामान यूरोप में आएगा उस पर 0% टैरिफ और यूरोप जो बेचेगा अमेरिका को उस पर 15% टैरिफ। ये व्यवस्था हो चुकी थी, लेकिन वो अभी रेटिफाई नहीं हुई है, जैसे लागू नहीं हुई थी। तो अब यूरोप ने कह दिया अब ये होल्ड पे है, पहले हम यही तय कर लो ग्रीनलैंड वाला। फिर अब जो ये मैक्रो कह रहे हैं कि ये एक एंटी कोवर्जन इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, किसी भी कोई भी देश अगर आपके साथ ज्यादा खराब व्यवहार करे तो हम उसको ट्रेड से कैसे जवाब दें, तो वो कह रहे हैं कि इसको लागू करो। इससे अमेरिका को $93 बिलियन का नुकसान होने की आशंका है। इसमें क्या करेंगे ये कि पहले तो यूरोपियन यूनियन की मार्केट अमेरिका के लिए बंद, इसके बाद अमेरिकी बैंकों को प्रतिबंध करो और उसके बाद उनकी जितनी टेक कंपनियां हैं उन सबका उन पर बैन लगाओ कि वो यहां पर कभी काम नहीं करेंगे। ये उनके एक रिटर्न में एक क्लॉज, ये मतलब एक क्लॉज है जिसको एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन आज तक कभी इसका इस्तेमाल किया नहीं गया। क्या ट्रंप के सामने इतनी दूर तक यूरोप जाएगा? ये बातें हो रही हैं सर। मुझे नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं, मतलब वो खड़े हो रहे हैं उसके सामने और एक अपनी बात को भी रख रहे हैं, थोड़ा जोरदार तरीके से रख रहे हैं, जिसका ट्रंप साहब को उम्मीद नहीं होगी कि इस तरह से करेंगे। लेकिन जैसे जर्मनी ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, एक तरह से बैकआउट कर लिया। 15 तो लोग थे उसके। नहीं तो भी मतलब देश तो बड़ा है ना, बड़ा देश है। फ्रांस वहाँ पर है, क्या ब्रिटेन उसके साथ खड़ा होगा नहीं होगा? और एक जवाब तो उन्होंने ये दिया ना, ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं जॉइंट एक्सरसाइज, ये जॉइंट एक्सरसाइज नहीं है ना। जॉइंट एक्सरसाइज की जगह वार्निंग है या जवाब कह लें अमेरिका का कि भाई आप यदि आएंगे तो हम यहाँ पर तैयार बैठे हुए हैं। उसको दबाव बनाकर कैसे रास्ता निकाला जाए ये हो सकता है। अमेरिका के साथ लड़कर फ्रांस कुछ कर लेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। एक दबाव बनाने की कोशिश है, एक्सरसाइज है। जो कोशिश जैसे आप अभी पहले चर्चा कर रहे थे ईरान को लेकर भी कि वो अब्राहम लिंकन को वहाँ लगा दिया तो डिप्लोमेसी क्या हो गया। डिप्लोमेसी के लिए ज़रूरी होता है सर ये दबाव कि आर्मी डिफेंस पावर को आप दिखाएंगे तो डिप्लोमेसी में थोड़े से आप दबाव बना सकते हैं। इसलिए कभी भी जब आर्मी की एक्सरसाइज की जाती है या दिखाया जाता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम युद्ध कम से कम ग्रीनलैंड को लेकर ये सेनाओं वाला मामला नहीं कभी आने वाला, नहीं आने वाला। मुझे नहीं लग रहा है। ये सिचुएशन अगर आई कि यूएस ने ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लिया तो क्या होगा? फिर नीटो का क्या होगा? क्या यूरोपियन देश जो वो ये कह रहे हैं कि वो नौबत आएगी नहीं। सर इतना ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ी चलता है काम। नहीं है ना ये सिचुएशन अभी देखें, खैर ट्रंप है, होने को कुछ भी हो सकता है।